हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ने वाले हैं। और इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक होगा औद्योगिक नीति सन 1991। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986 के विषय में बात किया था। तो अभी तक भारत में जितनी भी औद्योगिक नीतियाँ आई थी, तो उनका जो पर्पस था वो था उद्योगों का विकास करना और भारत को उद्योगों के क्षेत्र में मजबूत बनाना। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि भारत सरकार को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति 1991 लाना पड़ा? तो आज हम इस वीडियो में इसके विषय में बात करेंगे कि आखिर जो 1991 में औद्योगिक नीति आई थी, तो उसके तहत उद्योगों का किस प्रकार से विकास हुआ और हमारी जो अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो स्वरूप रहा है वो किस प्रकार से रहा है। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर बात करें कि इस औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है। और अभी तक देश में जो भी औद्योगिक नीति बनी थी कि उनमें कुछ त्रुटियां थी। तो जो भी 1991 के पहले देश में उद्योगों के विकास के लिए जितनी भी औद्योगिक नीति बनाई गई थी, तो उनमें किसी किसी प्रकार की त्रुटियां थी, उनमें कुछ गलतियां थी। तो उन्हीं को सुधारने के लिए फिर भारत सरकार न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लेकर आती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एक दौर आता है भारत में 1990 का। तो 1990 में देश में क्या होता है कि 1990 में देश में आर्थिक संकट आता है। आर्थिक संकट आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में देश में आता है। और ऐसा संकट आता है कि सरकार के पास विदेशों से तेल खरीदने के लिए केवल 7 दिनों का पैसा बचा था। जो 90 में जो आर्थिक संकट आया था, तो आर्थिक संकट वो छोटा मोटा आर्थिक संकट नहीं था। उसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तरीके से बुरी तरह से चरमरा गई थी। और उस आर्थिक संकट के दौरान भारत सरकार के पास केवल 7 दिनों के लिए विदेशों से तेल खरीदने के लिए केवल 7 दिनों का पैसा था। तो इस क्राइसिस से देश गुजर रहा था। अब देश के सामने एक चुनौती थी कि हम अपनी पॉलिसी को किस प्रकार से परिवर्तित करें। जो अभी तक हम इस पॉलिसी में पुराने दौर की पॉलिसी को अपना रहे हैं, तो उसमें देश में जो फ़ायदा मिला है उसका फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं मिला है कि हम इस आर्थिक संकट को पार कर सकें। तो केवल 7 दिनों तक ही तेल का आयात कर सकती थी। जो ये आर्थिक संकट आया था, तो उसके तहत केवल हम 7 दिनों तक ही तेल का आयात कर सकती थी। और 1990 में ही आरबीआई बैंक से सोना रातों रात गिरवी रखा जा चुका था। तो इस संकट से निपटने के लिए जो आरबीआई के रिजर्व में जो सोना होता है, तो सोने को भी गिरवी रखा जा चुका था, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी, हमारे पास एफडीआई नहीं था, है ना। फॉरेन करेंसी होती तो हमारे पास तेल खरीदने के पैसे होते। लेकिन उस समय जो भारत में आर्थिक संकट आया था, तो आर्थिक संकट के तहत हमारे पास फॉरेन करेंसी में कमी आ गई थी। और फॉरेन करेंसी प्राप्त करने के लिए हमने जो हमारे आरबीआई बैंक के रिजर्व में जो सोना होता है उसको गिरवी रखा था, ताकि हमको फॉरेन करेंसी मिल जाए। और जो सोना गिरवी रखा गया था वो कर्ज के लिए रखा गया था। और उस दौर की दोस्तों बात करें तो 1990 में जो भारत के मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चंद्रशेखर। तो 1990 में भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। और इन्हीं के समय पर ये विकराल संकट आता है, इन्हीं के समय पर ये आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक सुनामी आती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि 1991 में क्या होता है कि 1991 में देश में चुनाव होते हैं। और जब 1991 में देश में चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो उस समय जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री बनते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। अब इनके सामने चुनौती थी कि देश को आर्थिक संकट से कैसे निकाला जाए। जब देश में चुनाव होते हैं 1991 में, कांग्रेस चुनाव जीतती है। अब जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, तो इनके सामने यही एक चुनौती थी कि देश को इस आर्थिक संकट से किस प्रकार निकाला जाए, हम देश को आर्थिक संकट से किस प्रकार निकाल सकते हैं। तभी इन्हीं के द्वारा 1991 में
नई औद्योगिक नीति लाई जाती है। मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ही देश में 1991 में नई औद्योगिक नीति लाई जाती है। अब जो ये औद्योगिक नीति आती है तो इसके जो दोस्तों वित्त मंत्री थे वो थे कौन थे? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई औद्योगिक नीति लाई जाती है और जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और कब आती है ये 24 जुलाई 1991 को यह जो न्यू पॉलिसी है वो आती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो न्यू पॉलिसी आती है तो न्यू पॉलिसी के तहत देश में एलपीजी रिफॉर्म होते हैं। हम एलपीजी रिफॉर्म को अपनाते हैं। अब ये एलपीजी रिफॉर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले इसमें उदारीकरण को अपनाया जाता है। उदारीकरण का दोस्तों मतलब होता है लिबराइजेशन। और फिर इसके बाद निजीकरण को अपनाया जाता है। तो निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब एल से लिबराइजेशन और पी से प्राइवेटाइजेशन। और जब वैश्वीकरण का दौर आता है तो वैश्वीकरण को अपनाया जाता है और वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मतलब एलपीजी, लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये देश में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म होते हैं। और इसके बाद बात करते हैं उदारीकरण क्या था। आखिर उदारीकरण किसको बोलती हैं? तो इसका दोस्तों मतलब था कि उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई। जो 1991 के पहले जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां होती थी तो उनको उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता था। लेकिन 1991 में इस प्रक्रिया को उदार बना दिया गया था कि लाइसेंस लेना कोई समान प्रक्रिया नहीं है ना। तो ये निजी उद्योगों के लिए एक फ़ायदा होने वाला था कि लाइसेंस प्रक्रिया को कमज़ोर कर दिया गया था। इसके बाद जो सुधार होता है वो होता है निजीकरण का। अब दोस्तों निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या था? तो इसमें उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति आती है। क्योंकि 1991 के पहले हमने देखा था कि जो हमारी पॉलिसी 1956 में आई थी तो उसमें कोटा राज और परमिट राज और लाइसेंस राज था। लेकिन 1991 में जब ये न्यू पॉलिसी आती है तो उसके तहत कोटा राज, परमिट राज और लाइसेंस राज को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। इसके बाद दोस्तों आता है वैश्वीकरण। तो ये वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आयात और निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाती है। वैश्वीकरण का दोस्तों मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। इसके पहले जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो ओनली भारत के सीमित क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गई थी। उसका विदेशों से कोई ताल्लुक नहीं था। हमारा आयात निर्यात विदेशों से इतना अधिक नहीं होता था। हम उस समय ओनली सामान का आयात करते थे, निर्यात बहुत कम करते थे। लेकिन जब वैश्वीकरण का दौर आता है, ग्लोबलाइजेशन का जब दौर आता है तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो ये जो दोस्तों वैश्वीकरण का दौर था तो वैश्वीकरण के दौर में ही भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से लिंक कर दिया जाता है। और जो दोस्तों जीडीपी के तिमाही आंकड़े की बात करें ना, जो आज जीडीपी के तिमाही आंकड़े आते हैं तो ये जीडीपी के तिमाही आंकड़े 1996 से आना शुरू हुए हैं। 1996 के पहले जीडीपी के ईयरली आंकड़े तो आते थे लेकिन जीडीपी के तिमाही आंकड़े नहीं आते थे। तो ये जो दोस्तों 1991 की पॉलिसी में एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब ये था कि जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी उसको उदार बना दिया गया था। और निजीकरण का मतलब ये था कि कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण को अपनाया गया था। और वैश्वीकरण का मतलब दोस्तों ये था कि जो आयात और निर्यात के लिए जो परमिट के स्थान पर हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ लिंक कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं क्या थी। आखिर कौन सी खास बातें थी 1991 की न्यू पॉलिसी में? तो इसके तहत जो उद्योग थे तो उनके लिए दोस्तों परमिट राज था, कोटा राज था और लाइसेंस राज था। 1991 की पॉलिसी के पहले जो उद्योग होते थे तो उद्योगों में परमिट राज चलता था, कोटा राज चलता था, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती थी और एमआरटीपी एक्ट था। तो 1991 की पॉलिसी के तहत इन सब को हटा दिया जाता है, इन सब को ख़त्म कर दिया जाता है।
और इसके बाद दोस्तों बात करें तो पहले क्या होता था कि पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। कि 1991 की जब पॉलिसी नहीं आई थी तो उसके पहले इसमें से 18 उद्योग थी कि जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य होता था। लेकिन जैसे ही ये न्यू पॉलिसी आती है तो इसके तहत केवल 5 उद्योगों को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य था। केवल कितने? केवल आप 5 उद्योगों को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य था, बाकी उद्योगों को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं था। अब वो 5 उद्योग कौन कौन से थे जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था? तो दोस्तों 5 उद्योग थे। एक था आपका रक्षा से संबंधित सामान, बारूद से संबंधित सामान और खतरनाक रसायन, तम्बाकू, सिगरेट, मादक पेय, जल, शराब। ये जितने भी दोस्तों नशीले पदार्थ थे, खतरनाक और सामान थे, तो इनके लिए लाइसेंस लेना जो है निजी क्षेत्रों को बहुत ही आवश्यक था। बाकी जो भी 18 उद्योग थे तो 18 उद्योगों को, इसमें से पहले 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत केवल 5 उद्योगों को ही लाइसेंस लेना पड़ा। इस तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में फेरा और फेमा एक्ट के विषय में आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल स्टडी 80 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।